हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम 365 में। तो हम डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है। उसकी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी उनसे। और जो आज का हमारा टॉपिक है ये है वैदिक सभ्यता, जिसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऋग्वैदिक काल, उत्तर ऋग्वैदिक काल और वैदिक साहित्य जो इसी का पार्ट्स हैं। तो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है पहले वो देख लेते हैं। इसका जो मेन फुल जो टाइम पीरियड है आता है 1500 से लेकर 600 BC तक का। और जो आज हमने डिस्कस करना है ये है ऋग्वैदिक काल। इसका जो टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 1000 BC का, बिफोर क्राइस्ट। और जो अगला हमारा टॉपिक है उत्तर ऋग्वैदिक काल का, उसका जो टाइम पीरियड आ जाएगा ये आ जाएगा 1000 से लेकर 600 BC तक का। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। जो आर्य आए थे मध्य एशिया से, आर्यों के द्वारा निर्मित सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो वैदिक संस्कृति के रूप में जो है वो जानी जाती है आज भी। और जो आर्य थे सबसे पहले कहाँ बसे थे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। तो आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। और जो मैक्स मुलर एक इतिहासकार हैं बहुत फेमस, उन्होंने बताया है कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान था ये था मध्य एशिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना जाता है। और ये मत जो है सबसे अधिक माना गया है। इसके बारे में और भी कई मत हैं, लेकिन जो मैक्स मुलर का मत है इसे सबसे ज़्यादा जो मान्यता दी गई है, तो यही एग्जाम में पूछा जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहा जाता था, तो इसे वैदिक सभ्यता जो है वो कहा जाता था। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि जो वैदिक आर्य जो थे वो अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे। एक जगह रुककर ये जीवन व्यतीत नहीं करते थे, जगह जगह घूमकर ये जीवन व्यतीत करते थे। ग्रामीण सभ्यता थी, मेन पॉइंट ये है, और अस्थायी जीवन ये व्यतीत करते थे, मेन पॉइंट ये है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्यों की जो भाषा थी वो कौन सी थी। आर्यों की भाषा जो थी वो थी संस्कृत, यानी कि आर्य जो थे मेनली संस्कृत का यूज करते थे। ऋग्वैदिक काल की जो जानकारी है इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो ऋग्वेद को कहा गया है, जो सबसे पुराना और पहला वेद है। 4 वेद टोटल हैं, उनमें से सबसे जो पहला वेद है वो ऋग्वेद है और सबसे पुराना ये वेद है। तो ऋग्वैदिक आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। और इसलिए इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया था क्योंकि ये जो एरिया था इसमें 7 नदियां जो हैं वो बहती थी। अब ये 7 नदियां देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो ये 7 नदियां हैं सिंधु, फर्स्ट आ जाएगी सिंधु, सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास और सरस्वती। ये जो 7 नदियां हैं ये उस एरिया में बहा करती थी, इसलिए उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। और साथ ही साथ यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है वो है सरस्वती। ऋग्वैदिक काल की जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है सरस्वती, इसको सबसे पवित्र नदी जो है वो माना जाता था और ऋग्वैदिक काल में से नवीनतमा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद में जो हिमालय की चोटी है इसे मूजवंत, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूजवंत कहकर जो है इसे पुकारा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऋग्वैदिक सामाजिक संरचना का अधिकार जो था आधार जो था वो फैमिली यानी कि परिवार को बोला गया है। ऋग्वैदिक सामाजिक संरचना का आधार परिवार था और पितृ प्रधान समाज था। यहाँ पे पितृ प्रधान ये समाज था, लेकिन जो महिलाएं थी उनको उचित स्थान दिया जाता था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि जो ऋग्वैदिक काल है यहाँ पितृ प्रधान जो समाज था, लेकिन फिर भी लेडीज जो थी उनको जो इम्पोर्टेंट प्लेस यहाँ पे दिया जाता था। आप आगे चल के देखेंगे कि जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आ जाएगा उसमें जो थी स्त्रियों की या महिलाओं की जो स्थिति थी वो गिरती जाती है। और यहाँ जो परिवार का मुखिया है उसे कुल्प कहकर जो है पुकारा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परिवार के मुखिया को कुल्प कहा जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है महिलाएं जो थी उनको अधिक स्वच्छंद तथा स्वतंत्र जीवन यापन जो थी वो करती थी, यानी कि उनको खुला छोड़ दिया जाता था, स्वतंत्र जीवन वो जीती थी। उन्हें पारिवारिक जीवन में अधिक महत्व जो है दिया जाता था। फैमिलीज में उनको जो परिवार है उसमें इम्पोर्टेंस दी जाती थी। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और राजनीतिक संस्थाओं में शामिल होने की स्वतंत्रता भी जो है वो दी गई है, उस टाइम दी गई थी। और ऋग्वैदिक काल में जो है वो कई स्त्रियां हैं जिनका जो है वर्णन मिलता है और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कई बार। अपाला, सिक्ता, घोष,
विश्ववारा, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख जो है वो कहाँ पर है? ये इन महिलाओं का उल्लेख जो है ऋग्वेद में जो है वो मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस काल में वर्ण व्यवस्था शुरू हुई थी, यानी कि ऋग्वेदिक जो काल था उसमें जो थी वर्ण व्यवस्था शुरू हुई थी। ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऋग्वेद का पुरुष सूक्त, इसमें 4 वर्णों की जो व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों की जो है वो चर्चा मिलती है। लेकिन विभाजन जो है उस टाइम जो इनका विभाजन है ये जन्म मूलक ना होकर कर्म मूलक होता था, यानी कि जन्म के आधार पर किसी को जो वर्ण व्यवस्था में नहीं लिया जाता था, कर्म के आधार पर, यानी कि जो जैसा काम करता था उसकी वर्ण व्यवस्था वैसी ही बन जाती थी। तो यहाँ जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर जो थी वो वर्ण व्यवस्था थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में ये कहा गया है कि ब्राह्मण, परम पुरुष जो ब्रह्मा है, उनके मुख से जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय जो है उनके भुजाओं से यानी कि बाजुओं से, वैश्य जो है इनकी टांगों से, और शूद्र जो है उनके पैरों से उत्पन्न हुए थे, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। जो गाय है इसको अघन्य अर्थात ना मारने योग्य माना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गाय को अघन्य ऋग्वैदिक काल में माना जाता था, ना मारने योग्य, यानी कि गाय को बहुत ही पूजनीय पशु जो है माना जाता था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक समाज में संस्कारों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, जैसे 16 संस्कार हो गए, ये इनको ऋग्वैदिक काल में जो है बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कन्या का जो विवाह होता था, लड़की की जो शादी की जाती थी, उसमें मंत्रोच्चारण के साथ जो है उसको संपन्न कराया जाता था। और जो लंबे समय तक स्त्रियां विवाह नहीं करती थी, कन्याएं विवाह नहीं करती थी, उनको किस नाम से जाना जाता था? ये पॉइंट भी पेपर में जो आता है, एग्जामिनेशन में आता है, तो उनको अमाजू कहकर पुकारा जाता था। जो लेडीज जो है, कन्याएं जो हैं, जो लंबे समय तक शादी नहीं करती थी, उनको अमाजू कहा जाता था। और ऋग्वैदिक काल में जो है बहुपत्नी प्रथा जो थी अनुपस्थित थी, यानी कि बहुपत्नी प्रथा का कोई भी उल्लेख जो है ऋग्वैदिक काल में नहीं है। बाल विवाह की प्रथा जो थी नहीं थी, ये भी याद रखेंगे। बहुपत्नी प्रथा भी नहीं थी, बाल विवाह प्रथा भी नहीं थी। समाज में सती प्रथा का कोई अस्तित्व नहीं था। ऋग्वैदिक काल में कोई भी अस्तित्व जो है सती प्रथा का नहीं था, परंतु जो विधवाओं को जो है पुनर्विवाह की स्वीकृति दी जाती थी, यानी कि जो विधवाएं थी वो दोबारा शादी कर सकती थी। जो सोम था, सोमा नहीं आएगा यहाँ, सोम आएगा। सोम जो था आर्यों का मुख्य पेय था, और मुख्यतः जब कोई फंक्शंस होते थे उस दौरान ये जो परोसा जाता था। ये पॉइंट भी मेन है कि आर्यों का जो मुख्य पेय था वो कौन था? तो आर्यों का जो मुख्य पेय था ये सोम था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में यव जो है वो जौ को कहा जाता है। यव यानी जौ अर्थात धान्य की चर्चा भी मिलती है, और ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो जौ की खेती पर अधिक ध्यान देते थे। ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो किस खेती पर अधिक ध्यान देते थे? तो जौ की खेती पर ये अधिक ध्यान देते थे। ऋग्वैदिक काल में वस्तु विनिमय की प्रणाली जो थी प्रचलित थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रणाली जो थी प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय की प्रणाली जो थी यहाँ चलती थी। और इस काल में निष्क नामक जो सिक्का था, निष्क नामक सिक्के का उल्लेख भी मिलता है। वैसे निष्क जो सोने के गहनों को भी कहा जाता है। इस सिक्के का उपयोग जो था विनिमय के माध्यम के लिए किया जाता था, व्यापार के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में व्यापारियों को पणि कहा जाता था। ये भी याद रखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो पणि कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में व्यापारियों को पणि कहा जाता था। और बेकनॉट कौन होते थे? बेकनॉट होते थे सूबेदार, जो क्या करते थे? जो ऋणदाता थे, ऋण देते थे, इंटरेस्ट लेते थे लोगों से, लोगों को पैसा देते थे उधार, और उसके ऊपर जो थे ये इंटरेस्ट लेते, जो बहुत अधिक ब्याज होता था। यानी कि ये सूबेदार जो थे, जो पैसा लोगों को देते थे उधार, उस पर बहुत अधिक ये ब्याज लेते थे। ऋग्वैदिक काल में सबसे जो पवित्र नदी है वो किसे कहा गया है? सरस्वती नदी को कहा गया है। ये ऊपर मैंने आपको पॉइंट करवा दिया है, जिसे नदी तमा के रूप में भी जाना जाता था उस समय ऋग्वैदिक काल में, और ऋग्वेद में भी इस नदी का जो है वर्णन है नदी तमा के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वैदिक राजनीतिक संरचना की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल थी। सबसे छोटी इकाई कुल होती थी, जिसे परिवार कहा जाता है, और उसका प्रधान क्या होता था? उसका प्रधान होता था कुलप। परिवारों को मिलाकर गांव बनता था, ग्राम बनता था, जिसके प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था, जिसका प्रधान कौन होते थे? ग्रामीणी होते थे। और उनके गांव मिलकर विश्व बनते थे। जो अनेक गांव हैं वो मिलकर क्या बनाते थे?
विष बनाते थे और उसके जो प्रधान होते थे उनको विषपति कहा जाता था। विषपति इनको कहा जाता था। जो विष के प्रधान होते थे उनको विषपति कहा जाता था। अनेक विषयों से मिलकर क्या बनता था? जन बनता था। जन बन जाता था और ये जन के जो प्रधान होते थे इनको राजा कहा जाता था। जनपति भी कहा जाता था और राजा भी कहा जाता था, जन के जो प्रधान होते थे। इसके साथ साथ जो सभा, समिति और विदथ जो प्रतिनिधि संस्थाएं थी, इन संस्थाओं में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक प्रश्नों पर जो है वो विचार किया जाता था। ये समितियां थी, सभा, समिति और विदथ प्रतिनिधि संस्थाएं थी ये, और इनमें जो है संस्थाओं में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो विचार थे, प्रश्न थे, उनके ऊपर विचार किया जाता था। और साथ ही साथ इन सभाओं और समितियों में जो औरतें होती थी उनको भाग लेने की जो है अनुमति होती थी, यानी कि औरतें इन सभा और समितियों में जो थी वो भाग लेती थी, इसलिए इनको ज़्यादा इंडिपेंडेंट जो है इस टाइम में कहा गया है। और वैदिक कालीन न्यायाधीशों को जो है प्रश्न बिनाक कहा जाता था। जो वैदिक कालीन न्यायाधीश थे उनको क्या कहा गया है? प्रश्न बिनाक कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विदथ जो है, जैसे अभी हमने समितियों की बात की, सभाओं की बात की, तो जो विदथ थी वो आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था है। सभा, समिति और विदथ तीनों में सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? विदथ है। इसे जनसभा भी कहा जाता था, लोगों की सभा यानी कि जनसभा के नाम से भी इसको जाना जाता है, था उस टाइम। और ऋग्वैदिक काल का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो इंद्र को कहा गया है, जिसे क्या कहा जाता था? पुरंदर। पुरंदर के नाम से जो है ऋग्वैदिक काल में जो है इंद्रदेव को जाना जाता था। और इसके बाद जो है वो अग्नि और वरुण का स्थान आता था। अग्नि और वरुण का स्थान जो है इसके बाद आता था, इंद्र के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है यज्ञ और बलि की प्रथा। जो यज्ञ और बलि की प्रथा इस समय विद्यमान थी, किंतु यज्ञ मंत्र विहीन होते थे, यानी कि जो यज्ञ और बलि दी जाती थी पशुओं की, वो इस टाइम जो थी प्रथा विद्यमान थी, परंतु यज्ञ जो किए जाते थे इनमें मंत्रों का यूज जो है बिल्कुल भी नहीं किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में मंत्रों का यूज जो है वो नहीं किया जाता था, क्योंकि ऋग्वैदिक जो ऋग्वेद है हमारा, उसमें ऋचाओं का जो संग्रह है, उसमें यज्ञ अनुष्ठान के लिए मंत्रों का संग्रह जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ जो राज्य अधिकारी में पुरोहित एवं सेनानी थे, राज्य जो अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी जो थे प्रमुख थे। ये लास्ट ईयर जो है TGT कमीशन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ पूछा गया था कि जो मेन जो होते हैं वो पुरोहित ऑप्शन में आया था, सेनानी भी आया था। तो फर्स्ट हमने पुरोहित कंसीडर करना है यहाँ पे, कि जो राज्य अधिकारियों में मेन जो काम होता था, सबसे प्रमुख जो होते थे पुरोहित होते थे। और यहाँ पे जो ऋषि विशिष्ट थे वो रूढ़िवादी थे, और विश्वामित्र जो हैं उन्हें उदारवादी पुरोहित कहा गया है। विशिष्ट जो ऋषि थे उनको रूढ़िवादी पुरोहित, और विश्वामित्र को जो है उदारवादी पुरोहित के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऋग्वैदिक काल। कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इसे एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है सभी एग्जाम्स के लिए। और नेक्स्ट जब हम इसके MCQs लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप खुद से उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा औरों के साथ, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।